हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कल्चुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में कल्चुरी कालीन राजवंश के बारे में बात किया। हाँ, वो जो राजवंश थे मतलब राजा एक के बाद में एक उन लोग की वंशावली बढ़ती गई, तो कल्चुरी राजवंश के बारे में हमने बात कर लिया है। राजा अकेले ही सारा काम कर लेगा क्या? बोलोगे नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा अकेले काम कर लेंगे? बोलोगे देखिए, वो राजा नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पहले राजतंत्र चलता था, अब क्या हो गया है, तो अब डेमोक्रेसी चलता है, लोकतंत्र चलता है। मतलब हम जिसको चुनेंगे वही क्या बनेगा, तो वही यहाँ पे रूल चलाएगा। ठीक है, वही काम कराएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर मान लीजिए कि हम राजा बनेंगे तो हमारा जो बेटा रहेगा वो राजा बनेगा, तो राजतंत्र उसे बोलते हैं, लोकतंत्र किसे जिसे हम चुनते हैं। ठीक है, तो जो कल्चुरी कालीन प्रशासन रहता है तो आपको याद रखना है ये राजतंत्र पर आधारित होता है। कैसा राजतंत्र? लोकतंत्र उस टाइम पे नहीं होता, मतलब उस टाइम पे वोट दे के लोग किसी को नहीं चुनते। ठीक है, चलिए अब देखिए हम प्रशासन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमने जो राजवंशों के बारे में बात किया था, एक के बाद एक जो राजा आए हुए थे, वो राजाओं ने क्या क्या काम कराए, हमने कुछ कुछ चीजें तो पिछली क्लास में बात कर ली हैं। कुछ चीजें जो मिसिंग हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि किलों का, जो बहुत सारे जो किले बनाए गए, किलों का निर्माण किसने कराया, उस टाइम पे कौन से देवी या फिर देवता को कल्चुरी कालीन जो राजवंश रहते थे वो मानते थे, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, नई क्लास को पढ़ने से पहले हमने पुरानी क्लास में जो भी चीजें पढ़ी थी एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से उसको रिवीजन कर लेते हैं। उससे होगा क्या, क्योंकि हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ी थी। 750 साल हमने केवल और केवल 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट किया था। तो सीधी सी बात है, हम इतने क्या इंटेलिजेंट तो है नहीं कि हमें याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें राजाओं के बारे में हमें चीजें पता चल जाएंगी। फिर जब हम स्थापत्य कला और प्रशासन पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाली है। ठीक है, तो आप बोलोगे सबसे पहला जो कल्चुरी राजवंश हमारे छत्तीसगढ़ में राजा था उसका नाम क्या था? बोलोगे कलिंग राज। क्या नाम था? तो कलिंग राज। कलिंग राज हमारे छत्तीसगढ़ में पहला राजा हुआ था। ठीक है, कलिंग राज के टाइम में क्या क्या होता था? बोलोगे कलिंग राज जो रहता है वह तुम्बाड़ के, किसको? तो तुम्बाड़ में सोमवंशी जो शासक रहते हैं उनको हराता है। पहला काम क्या, तुम्बाड़ के जो सोमवंशी शासक रहते हैं उनको हराने का काम। और तुम्बाड़ में बोलता है कि अब मैं यहीं बैठूंगा, और इसको राजधानी बना के बैठ जाता है। कौन? कलिंग राज। तो राजधानी तुम्बाड़, और इसके अलावा तुम्बाड़ में यह किसको हराता है? तो बोलोगे सोमवंशी शासकों को यह हराता है। उसके बाद देखिए, ये इसका टाइम अगर पूछ लेगा आपसे तो बोलोगे 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए कलिंग राज के बाद में आता है कौन? कमल राज। कमल राज आता है। कमल राज क्या करेगा? तो कमल राज बोलेगा राजधानी ठीक है, तुमने जो बनाया था उसको हम राजधानी रहने देते हैं। ठीक है, तो राजधानी वही रहेगा। इसके अलावा जब कमल राज आता है उसके टाइम पे एक मैटर हो जाता है। मैटर क्या होता है? देखिए, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ बीच में फंस जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ही तो ये कमल राज रहता है। और त्रिपुरी का जो हेड ब्रांच का जो एक राजा रहता है, नाम क्या रहता है? गांगेयदेव। गांगेयदेव बोलता है कि कमल राज भाई जाओ यार, देखो यहाँ पे उड़ीसा में या फिर उत्कल में जो एक शासक है वो थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पे क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो क्या गांगेयदेव किसको बोलते हैं? कमल राज को बोलते हैं कि जाओ, क्योंकि तुम पास में हो, तुम थोड़ा सा चले जाओ। ठीक है, तो कमल राज को भेज देता है कहां पे? उत्कल अभियान में, उड़ीसा के अभियान में। लेकिन जो कमल राज रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो कमल राज अपने साथ में एक दोस्त को ले जाता है, अपने किसको? तो बोलोगे साहिल को ले जाता है। किसको? साहिल को। तो कमल राज क्या, राजधानी यही जो तुम्बाड़ है उस पे ही रहता है, वहीं पे शासन करता है। दूसरी चीज कि वह साहिल के साथ में उत्कल या फिर उड़ीसा अभियान पे जाता है। तीसरी चीज, जो तीसरा राजा रहता है, ठीक है, इसका अगर टाइम आपसे कोई पूछेगा तो 1020 से लेके 1045 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आता है रत्नदेव प्रथम। कौन आता है? रत्नदेव प्रथम पहला शासक आता है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम क्या करता है? तो पहले आके अपने नाम के आधार पर ही ये क्या करता है, तो एक शहर की स्थापना करता है, रतनपुर की स्थापना। ठीक है, तो रतनपुर की स्थापना पहला काम, रतनपुर की स्थापना। फिर वहां पे क्या करता है, तो रतनपुर को राजधानी पहले स्थापना किया, उसके बाद राजधानी बना लिया। कब बनाता है? तो 1050 ईस्वी में राजधानी बनाता है। किसको? रतनपुर को। ठीक है, तो रत्नदेव का काम क्या किया? तो बोलोगे रतनपुर की स्थापना और रतनपुर को राजधानी बनाया। इसके अलावा रतनपुर का महामाया मंदिर का निर्माण कराता है। इसके अलावा रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? तो महिषासुर, रतनपुर में ही महिषासुर मर्दिनी जो मंदिर है उसका भी निर्माण कराता है।
कुछ चीज़ें हमने आपको अभी नई बताई है। नई इसलिए बताई क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ों को नहीं देखा था। अभी आपको हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, तो एक ही केवल और केवल हम एक आपको शब्द बताएंगे, एक वर्ण बताएंगे, और उसी से ही आप रत्नदेव प्रथम के सारी चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। केवल और केवल एक वर्ण, शब्द भी नहीं, वर्ण। वर्ण से शब्द बनता है, हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए रत्नदेव प्रथम के बाद में कौन आता है, तो पृथ्वी देव प्रथम। कौन आता है, पृथ्वी देव प्रथम। आपको हमने एक ट्रिक से याद कराया था, क्या ट्रिक था, बोलोगे रप्रीजा, र से रत्नदेव, उसके बाद पृथ्वी देव। पृथ्वी देव क्या करता है, तो पहले सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करता है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, कहाँ पे, रतनपुर में ही। और इसका जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है कहाँ से, अमोदा से। उसके अनुसार ये बोला गया है कि जो पृथ्वी देव प्रथम है वह 21,000 गांव का स्वामी था। ठीक है, चीजें याद आ रही हैं, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको जरूर याद आएंगी। रप्रीजा। उसके बाद जा में कौन आएगा, बोलोगे जाजल्य देव प्रथम। कौन, जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम क्या काम करते हैं, तो यह अपने ही नाम पर क्या, तो जांजगीर शहर की स्थापना करता है। किसकी, जांजगीर शहर की स्थापना करता है कौन, जाजल्य देव प्रथम, अपने नाम पर। ठीक है, इसके अलावा यह छिंदक नागवंशी, किसको, छिंदक नागवंशी एक राजा रहता है सोमेश्वर देव, उसको यह बंदी बना लेता है। फिर जो सोमेश्वर देव की माता जी आती हैं कौन, गुंडक महादेवी, वो बोलती है, अनुरोध करती हैं किससे, जाजल्य देव प्रथम से। फिर वो छोड़ देता है किसको, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, तो वह स्वर्ण सिक्के जारी करता है। स्वर्ण सिक्कों में क्या लिखा रहता है, तो गज शार्दुल लिखा रहता है और श्री मज जाजल्य देव लिखा रहता है। ठीक है, ये दो चीजें लिखी रहती है किसमें, जाजल्य देव प्रथम के स्वर्ण सिक्कों पे। उसके बाद देखिए जाजल्य देव के बाद में कौन आता है, फिर यही कहानी रिपीट होती है, रत्नदेव द्वितीय आता है। कौन आता है, रत्नदेव द्वितीय। यहां पे हम देखते हैं रत्नदेव द्वितीय आता है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय आता है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के टाइम में क्या होता है, तो यह क्या करता है, तो यह लड़ाई बहुत करता है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय क्या करता है, लड़ाई बहुत करता है। हमने आपको बताया था लड़ाई के बारे में बताया था, क्या बोलोगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या क्या याद आ रहा है बताइए। ये आता है तो बोलता है कि अब हम त्रिपुरी वालों से हम कोई वास्ता नहीं रखेंगे, अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। पहले देखिए कमल राज को ऑर्डर दिया था कौन, गांगेय देव। रत्नदेव आता है द्वितीय, बोलता है कि अब हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखने वाले। ठीक है, तो यह त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, उड़ीसा वालों को, उड़ीसा का जो शासक रहता है अनंत वर्मा चोडगंग, उसको हरा देता है। फिर बंगाल के जो गौड़ शासक रहते हैं उनको हरा देता है। तो रत्नदेव द्वितीय सबको हरा देता है। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, तो बोलोगे पृथ्वी देव द्वितीय। कौन आता है, पृथ्वी देव द्वितीय। ठीक है, इसके टाइम पे क्या होता है, तो इसका एक कौन रहता है, तो इसका एक सामंत रहता है। वो क्या काम करता है, तो एक मंदिर रहती है, कौन सी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर। कौन सा, राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर में इसका जो सामंत रहता है जगपाल देव, वह क्या करता है, जीर्णोद्धार कराता है। ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसके टाइम पे होता है, पृथ्वी देव के टाइम पे। पृथ्वी में जीव रहते हैं, हमने आपको याद करा था, पृथ्वी में जीव रहते हैं, याद आ गया। चलिए उसके बाद देखिए जाजल्य देव द्वितीय। कौन, जाजल्य देव द्वितीय। इसके बारे में हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आता है जगद देव। कौन आता है, जगद देव। ठीक है, उसके बाद में आता है रत्नदेव तृतीय। कौन आता है, रत्नदेव तृतीय आता है। अब ये रत्नदेव तृतीय आ गया, ये क्या काम कराता है, ये आता है तो क्या काम कराता है, लखनी देवी या फिर एक वीरा मंदिर का निर्माण करता है। किसका, तो लखनी देवी मंदिर का निर्माण, और लखनेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी के टाइम पे होता है। किसका, तो बोलोगे लखनेश्वर मंदिर का निर्माण और लखनी देवी या फिर एक वीरा मंदिर का निर्माण किसके टाइम पे होता है, तो रत्नदेव तृतीय के टाइम पे होता है। जो लखनेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कौन कराता है, तो गंगाधर राव के द्वारा। कौन, गंगाधर राव के द्वारा रत्नदेव तृतीय के टाइम पे कौन से मंदिर का, लखनेश्वर मंदिर का, और लखनी देवी या फिर एक वीरा मंदिर का निर्माण भी इसके टाइम पे होता है। इसका भी ट्रिक आपको मिल जाएगा लास्ट में, केवल और केवल एक वर्ण से आपको सारी चीजें याद होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, तो ये जो रत्नदेव तृतीय है उसके बाद में आता है प्रतापमल। कौन आता है, प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल के बाद में अंधेरा युग आता है, यहाँ पर उसका कोई शासक नहीं होता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि कोई भी अभिलेख ही नहीं मिलते हैं।
ठीक है। उसके बाद में कौन आता है तो बोलोगे वाहरेंद्र साय आता है। कौन आता है? वाहरेंद्र साय। वाहरेंद्र साय याद आया क्या? बोलोगे हाँ वाहरेंद्र साय आके क्या करता है तो बोलते हैं ठीक है तो अब हमारा जो अंधकार युग है वो खत्म हो गया, तुम लोग रतनपुर में शासन कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, रतनपुर से राजधानी कहाँ कर देता है तो छुरी कुसगई। छुरी कुसगई को क्या करता है, छुरी कुसगई की स्थापना भी करता है। कहाँ पे तो बोलोगे यह कोरबा में जो छुरी कुसगई है उसकी स्थापना करता है और छुरी कुसगई को राजधानी बना लेता है। कौन? वाहरेंद्र साय छुरी कुसगई को राजधानी बना लेता है और छुरी कुसगई का जो किला है वो भी कौन बनाता है तो वाहरेंद्र साय ही बनाता है। वाहरेंद्र साय के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है कल्याण साय। क्या नाम रहता है? कल्याण साय। हाँ वही कल्याण साय जिसको ये लोग कैद में रखते हैं। कैद में क्यों रखते हैं? वो अच्छा काम कर लेता है। क्या करता है तो 18 गढ़ की व्यवस्था कर देता है। मतलब 18 गढ़ जो शिवनाथ नदी के उत्तर में, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में, इतना अच्छा काम करता है। राजस्व प्रणाली की शुरुआत किए रहता है ये, ठीक है। तो इसी के आधार में राजस्व प्रणाली की शुरुआत होती है। लेकिन इसको कैद में कौन रख लेता है? किसको पसंद नहीं आता? तो किसको पसंद नहीं आता? कोई लोग बोलते हैं कि अकबर को पसंद नहीं आता। अकबर 8 साल इसको कैद में रखता है और कुछ जो बाबू रेवाराम जी हैं वो बोलते हैं कि 8 साल अकबर इसको कैद में रखता है। लेकिन तुजुक ए जहांगीर जो किताब है उसके अनुसार जहांगीर इसे 8 साल कैद में रखता है। कौन? जहांगीर। तो कल्याण साय को कैद में कौन रखता है? अकबर या फिर जहांगीर, ठीक है। जो भी ये दोनों के समकालीन था। किसके? तो जो कल्याण साय था वो अकबर और जहांगीर के समकालीन था, ये आपको याद रखना है। जो इसकी पुस्तिका थी, जो राजस्व पुस्तिका, उसी के बेस पर ही जो ब्रिटिश अधिकारी था, नाम क्या था तो मिस्टर चिसम, वह क्या करता है तो राजस्व वसूलने का काम करता है। किसके आधार पे? बोलोगे कल्याण साय की जो पुस्तिका राजस्व पुस्तिका रहती है उसी के आधार पर। फिर देखिए कल्याण साय के बाद में अब कौन आ गया तो तखत सिंह आ गया। कौन आएगा तो बोलोगे तखत सिंह। तखत सिंह क्या करेगा? तखतपुर की स्थापना करेगा और कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद जो अगला शासक रहता है नाम क्या रहता है? बोलोगे राज सिंह। क्या नाम रहता है? राज सिंह। राज सिंह के टाइम पे क्या हो लगा तो बोलोगे अरे राज सिंह का तो कोई बेटा नहीं हुआ था, कोई बेटा नहीं हुआ था। उसका एक बेटा ब्राह्मण के क्या तो नियोग से हुआ था, नाम था विश्वनाथ। वो सुसाइड कर लेता है जब उसको पता चलता है कि नहीं ये तो मैं तो राज सिंह का बेटा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो राज सिंह का कोई बेटा नहीं रहता, लेकिन राज सिंह क्या काम करता है तो बोलेगा कि हाँ मैं एक कवि रखूंगा। नाम क्या रहेगा तो बोलोगे मैं जो कवि रखूंगा उसका नाम रहेगा गोपाल मिश्र। क्या? गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र क्या करेगा? खूब तमाशा। क्या? तमाशा करेगा, ठीक है। इसका कोई बेटा नहीं रहता तो कवि रखता है गोपाल मिश्र, वो खूब तमाशा करता है। उसकी रचना का नाम क्या है तो खूब तमाशा। इसके अलावा यह बादल महल भी बनाता है। क्या करता है तो बादल महल बनाता है ये, ठीक है। राज सिंह के बाद में फिर इसके अलग अलग शासक होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट में जो शासक आता है उसका नाम क्या है तो बोलोगे रघुनाथ सिंह। कौन? रघुनाथ सिंह। सरदार सिंह भी होता है, सरदार सिंह किसी काम का नहीं होता है, रघुनाथ सिंह आता है। रघुनाथ सिंह के टाइम पे ही जो भोसला शासक रहता है कौन तो बोलोगे भास्कर पंत। क्या? भोसला शासक भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह के टाइम पे 1741-42 में अटैक करता है। कहाँ पे? कलचुरी शासक। जो कलचुरी शासक रहता है रघुनाथ सिंह, उसी के टाइम पे जो भोसला मतलब मराठा शासक रहता है, ठीक है, वो अटैक करता है रघुनाथ सिंह के ऊपर। यह क्या रहता है तो बूढ़ा इंसान रहता है। और कैसे तो बोलोगे सरदार सिंह का भाई रहता है, इसका एज लगभग 60 से 65 के आसपास में हो जाता है। यह क्या करता है तो बिल्कुल सरेंडर करता है, ठीक है, सरेंडर कर दिया। यहां से जो कलचुरी काल है रतनपुर वाला वो क्या हो जाता है तो खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं रायपुर के बारे में। रायपुर का जो शासक रहते हैं, रायपुर, जो रायपुर की कलचुरी काल के जो शासक रहते हैं उनकी स्थापना कब होती है बोले कि 14वीं शताब्दी में। कब? तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इनकी स्थापना होती है। रायपुर की जो लाहौरी शाखा रहती है, ठीक है। देखिए जो इसका शासक रहता है पहला शासक कौन तो बोलोगे केशव देव। कौन? केशव देव। इसकी जो राजधानी रहती है, केशव देव की राजधानी रहती है, इसकी जो राजधानी रहती है आपको याद रखना है, इसकी राजधानी रहती है खल्लारी। क्या? खल्लारी या खल्लवाटिका, ठीक है, खल्लारी या खल्लवाटिका इसकी राजधानी रहती है। उसके बाद में अलग अलग शासक आते रहते हैं। फिर हमने आपको कौन सा इंपॉर्टेंट शासक बताया था तो बोलोगे रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव क्या काम करता है तो यह रायपुर शहर की स्थापना करता है। किसकी? रायपुर शहर की स्थापना कौन करता है तो रामचंद्र देव रायपुर शहर की स्थापना करता है। ये आपको हमने बताया था। रामचंद्र देव के बाद में हमने आपको और क्या बताया तो बोलोगे ब्रह्मदेव राय। कौन? ब्रह्मदेव राय। जो ब्रह्मदेव राय रहता है इसी के नाम पर ही रायपुर
राजधानी बनती है, ठीक है। इसी के टाइम पे रायपुर राजधानी बनती है और इसी के नाम पर ही रायपुर नामकरण होता है, ठीक है। राजधानी कब बनती है? तो 1409 में राजधानी बनती है। और रायपुर शहर का नामकरण किसके नाम पर किया जाता है? तो रामचंद्र के जो बेटे रहते हैं ब्रह्मदेव राय, उन्हीं के नाम पर ही रायपुर शहर का नामकरण होता है, ठीक है। रामचंद्र अपने बेटे के नाम पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और कौन शासक आता है, बोलोगे जैत सिंह देव। कौन? जैत सिंह देव। जैत सिंह देव के टाइम पे एक काम होता है, एक यहाँ पे एक इंसान रहता है, नाम क्या रहता है? बलभद्र दास। कौन? बलभद्र दास। बलभद्र दास रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण कराता है। कौन? तो बोलोगे बलभद्र दास। जो बलभद्र दास था वह रायपुर में, कहाँ पे? रायपुर में दूधाधारी मठ है, ठीक है। रायपुर में दूधाधारी मठ है, उसका निर्माण कौन कराता है? तो यह रायपुर में बलभद्र दास कराता है। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल और केवल मतलब कई सालों तक केवल और केवल दूध बस पिए थे, खाना वाना खाते ही नहीं थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर दूधाधारी मठ का नाम रखा गया है। अंतिम जो शासक आते हैं नाम क्या रहता है? तो अमर सिंह। क्या रहता है नाम? तो बोलोगे अमर सिंह इनका नाम रहता है, जो अंतिम शासक रहता है रायपुर का। इतनी कहानी तो हमारी पुरानी थी। अब हम नई कहानी के बारे में बात करते हैं। नई कहानी के बारे में हम पहले क्या देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो कल्चुरी कालीन व्यवस्था थी, चलिए हम सबसे पहले प्रशासन पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रशासन, उसके बाद आपको और समझ में आ जाएगा चीजें। जो पहले जो प्रशासन में हमें याद रखना है, पंचकुल व्यवस्था किसने दिया था? कौन? पंचकुल जो व्यवस्था थी वो आखिर दिया किसने था? तो आपको याद रखना है जो पंचकुल व्यवस्था थी वो कल्चुरी कालीन है। कल्चुरियों ने क्या दी थी? तो पंचकुल व्यवस्था दी थी, ठीक है। जो पंचकुल व्यवस्था थी उसमें क्या होते थे? जैसे आज के टाइम में पंच वगैरह होते तो वैसे इसमें भी होते थे। तो 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे। किसमें? पंचकुल व्यवस्था में 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। ये जो सदस्य हुआ करते थे, सदस्य को बोला जाता था कि ठीक है तुम क्या हो? महत्तर हो। कौन हो तुम महत्तर हो। और जो सदस्य का प्रमुख रहता था उसको क्या बोला जाता था? उसको महत्तम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको महत्तम कहा जाता था, ठीक है। तो सदस्यों को महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था, ठीक है। पंचकुल व्यवस्था। इसके अलावा आपको हमने पहले ही बताया था कि जो छत्तीसगढ़ में जो कल्चुरी कालीन थे, कल्चुरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, वह किस पे आधारित थी? तो राजतंत्र पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? राजतंत्र पर आधारित थी। आपको याद रखना है, आधारित, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उस टाइम पे जैसे अभी गांव होते हैं वैसे उस टाइम पे भी गांव हुआ करते थे, ठीक है, ठीक है। तो जब स्थानीय स्वशासन की जो इकाई रहती है वो क्या होती है? गांव होती है, मतलब स्थानीय लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अभी भी गांव होते हैं, उस टाइम में भी गांव रहते थे। गांव का जो प्रमुख होता था, कौन? गांव का जो प्रमुख होता था, तो गांव का जो प्रमुख होता था कौन रहता था? तो बोलोगे गौटिया होता था। और उस टाइम पे क्या बोलते? उस टाइम पे स्थानीय स्वशासन चलता था। क्या? स्थानीय स्वशासन कब? तो बोलोगे कल्चुरी काल में ही स्टार्ट हो गया था। स्थानीय जो स्वशासन है वह कब चालू हुआ था? तो कल्चुरी काल में ही चालू हो गया था, ठीक है। मतलब जो लोकल लोग हैं उनको ही यहाँ पे प्रशासन में शामिल करने की जो जिम्मेदारी है वो कल्चुरी काल में ही लगभग सम्मिलित हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है। मतलब जैसे अभी पंच, अगर मान लीजिए कि हम लोकल जैसे जो सरपंच है, पंच है, ये लोग को हम नहीं रखेंगे और सीधा बोल दे कि हाँ कौन? विष्णुदेव साय जी आप ही काम कर लीजिए, पता ही नहीं चलेगा गांव में हो क्या रहा है। तो स्थानीय लोगों को शामिल करने की जो जिम्मेदारी है स्थानीय स्वशासन की, वो कब शुरू हो जाती है? तो कल्चुरी काल में ही शुरू हो जाती है। गांव का प्रमुख कौन रहता है? गौटिया होता है, ठीक है। आपसे ही एग्जाम में पूछेगा गांव का प्रमुख गौटिया। बरहो का प्रमुख बोलोगे, बरहो का जो प्रमुख होता है वो दाऊ होता है, ठीक है। कितने गांव मिला के? तो 12 गांव मिला के एक, 12 गांव मिला के 12 गांव का एक बरहो होता था, ठीक है। तो 12 गांव का मिला के एक बरहो होता था, ठीक है। आपको याद रखना है। तो 12 गांव, क्या? 12 गांव बराबर एक बरहो। और बरहो का प्रमुख दाऊ। गढ़ का प्रमुख कौन होगा? तो बोलोगे गढ़ का जो प्रमुख होता है वो दीवान होता था। कौन? गढ़ का प्रमुख दीवान। कितने? तो बोलोगे 7 बरहों मिला के। कितना? 7 बरहों मिला के एक गढ़ बनता था। क्या? 7 बरहों मिला के एक गढ़ बनता था। और गढ़ का प्रमुख दीवान। जैसे आपको पता है कि अगर आप एक थाने में रहेंगे, थाने में तो आप पुलिस रहेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या SI तक, उसके बाद और आप जाएंगे तो ASP है ना, ठीक। एक क्षेत्र पे फिर DSP रहता है, फिर उसके बाद IGP, DGP पूरे छत्तीसगढ़ में रहता है। वैसे आप ये बोल सकते हैं
कि जो राजा रहेगा वो पूरे छत्तीसगढ़ में एक रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग छोटे 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 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो गांव का प्रमुख गौटिया, बरहो का प्रमुख दाऊ, गढ़ का प्रमुख दीवान, 7 बरहो बराबर 1 गढ़। तो कितने गांव आएगा, तो बोलोगे 12 सत्ते 84, 84 गांव आ जाएंगे। एक बरहो 12 गांव, तो फिर 7 बरहो में कितना आएगा, तो 12 सत्ते 84 गांव, ठीक है। ये गणित वाला चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, बस गुणा हमने किया है। उसके बाद भी प्रशासनिक इकाई रहती है, वो हमारे काम की नहीं है। जैसे आज के टाइम पे जिला होता है, उस टाइम पे क्या होता था, विषय होता था, और विषय का जो प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। कौन, विषयपति। आधुनिक जिला के अकॉर्डिंग उस टाइम पे विषय होता था, और विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। और जो प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई होती थी वो होती थी राष्ट्र, और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे हम बोलते थे राजा। क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। ग्राम गौटिया, बरहो दाऊ, गढ़ दीवान, विषय विषयपति, राष्ट्र राजा। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए गांव का गौटिया, ये तो आप बोलते होंगे कि भाई चल तू गौटिया है, तेरे पास बहुत जमीन है, ठीक है। अब आपको विषय विषयपति ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र राजा ये तो आपको पता ही है, सर्वोच्च इकाई है, राजा रहता ही है। बरहो का दाऊ आपको ये याद रखना है, और गढ़ का दीवान ये आपको याद रखना है। बस यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा, ठीक है। तो बरहो का दाऊ और उसके अलावा गढ़ का दीवान, ये आपको याद रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये जो स्लाइड है आपको समझ में भी आ गई होगी, याद भी हो गया होगा। बरहो दाऊ और गढ़ दीवान, यही बस आपको याद रखना है इस स्लाइड में। उसके बाद देखिए पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था में किसको क्या बोला जाता था, किसको क्या बोला जाता था, ठीक है। जैसे कि जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी रहता था उसको हम बोलते थे दंडपाशिक। क्या बोलते थे, दंडपाशिक। जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, जैसे आज के टाइम पे पुलिस अधिकारी बोलोगे सर्वोच्च कौन होगा, डीजीपी होता है। कौन होता है, डीजीपी होता है। तो उस टाइम पे डीजीपी को क्या बोला था, दंडपाशिक, ठीक है। अंग्रेजी हम बोल नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है, दंडपाशिक हमने डीजीपी नहीं बोला, हम देखिए क्या डीजीपी देख रहे हैं, अंग्रेजी नाम बोल रहे हैं। उस टाइम पे क्या चलता रहेगा, क्या डीजीपी, अरे भाई अंग्रेज आए ही नहीं है तो कैसे अंग्रेजी चलेगा। उस टाइम पे क्या चलता था, जो कल्चुरी कालीन जो भाषा रहती थी वो भाषा भी आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, कल्चुरी कालीन जो लैंग्वेज रहती है, कल्चुरी कालीन, यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी है। कल्चुरी कालीन जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी रहती है, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा। कौन सी, उस टाइम पे संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का। पुलिस व्यवस्था, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंडपाशिक, चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक, दुष्ट चोर भाग रहा है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, दुष्ट चोर देखो भाग रहा है, दुष्ट चोर, ठीक है। दंड कौन देगा, जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी रहेगा वही देगा, ठीक है। और दुष्ट देखो, दुष्ट चोर भाग रहा है, वो जो चोर है वो दुष्ट है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चार्ट क्या काम करता था, लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस, जो लोगों की संपत्ति की रक्षा करते थे वो पुलिस वाले को क्या बोलते थे, चार्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, चार्ट, ठीक है। तो लोगों की, मान लीजिए आप ऐसे याद कर लेना, कैसे याद करोगे, आप चाट खाने गए हो और वहां पे आपकी प्रॉपर्टी रखी है, वहां पे आपने क्या रखा, जो भी सूटकेस वगैरह आपने रख दिया है। आप बोलोगे ठीक है मैं चाट और गुपचुप खाऊंगा, ठीक है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो सूटकेस वगैरह था आपने यहाँ पे रख दिया, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, पुलिस करेगा। मैं चाट खाऊंगा, पुलिस सुरक्षा करेगा। आप ऐसे याद करके इसे याद कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए भाट का तो शांति भाट, ठीक है। भाटा खाए, अब हम शांत से सो जाएंगे, ठीक है। भाटा, तो बोलोगे हाँ जो भाटा जो सब्जी होता है उसको हमने खाया, अब हम शांति से सोएंगे। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। दंडपाशिक, दंड कौन देखा, जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी रहता है। दुष्ट साधक कौन, तो दुष्ट चोर है। फिर चाट, वो जो पुलिस वाले रहते थे वो संपत्ति की जो सुरक्षा करते थे वो चाट बोलते थे उनको। और शांति मतलब आप जब कोई भाटा खा लोगे तो बोलोगे ठीक है अब हम क्या करेंगे, सोएंगे। याद हो गया, आगे चलिए। राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में देखिए मतलब जो क्या डिसाइड करते थे, ठीक है तुम्हारे ऊपर हमने 1 लाख रुपए का या फिर 1 बोरा धान का हमने तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया, तुम्हारे पास धान बहुत ज्यादा हो रहा है, हम क्या करेंगे, इतना तुमसे लेंगे, ठीक है। तो राजस्व व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती थी वो किस पे होती थी, सोलकीक। क्या, सोलकीक। सोलकीक क्या करता था, तो कर संग्रहण के अधिकारी होता था। मतलब यह बोलता था ठीक है अब हम तुमसे पैसा लेंगे, मतलब सॉरी तुमसे चावल लेंगे, धान लोगे, ठीक है। तो यह जाता था, बोलता था तुम 10 बोरा दो, तुम 5 बोरा दो, तुम 6 बोरा दो। कौन बोलेगा, सोलकीक बोलेगा, ठीक है। इसके अलावा
और एक अधिकारी रहता है, नाम क्या रहता है, महाप्रमात्री। कौन, महाप्रमात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या करता था, तो ये लगाता था, लगान या फिर जमाबंदी प्रणाली को लागू करता था। क्या, जमाबंदी या फिर कर लगाने वाला। जमाबंदी मतलब ठीक है, तुम इतना दोगे, तुम 10 बोरा दोगे, ये संग्रहण कौन करेगा, सोलकिक करेगा। लेकिन तुम कितना दोगे, 10 बोरा, 4 बोरा, 2 बोरा, वो कौन, तो महाप्रमात्री। ठीक है, महाप्रमात्री, तो आपको याद रखना है, महाप्रमात्री क्या करेगा, जमाबंदी। ठीक है, सोलकिक क्या करेगा, कर का कलेक्शन करेगा। ठीक है, संग्रहण करेगा। सैन्य व्यवस्था में आपको क्या देखना है, आप देखिए सैन्य व्यवस्था के बारे में। जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे हम क्या बोलते थे, तो जो सेनापति होता था उसे हम महाबलाधिकृत बोलते थे। क्या, जिसके पास बहुत सारा बल है, बहुत सारा बल है, उसे हम सर्वोच्च अधिकारी बोलते थे कि महाबलाधिकृत बोलते। ठीक है, हस्ती सेना बोलोगे महापीलुपति। ठीक है, महापीलुपति, तो बोलोगे यहाँ पे ये हाथी हो गया और यहाँ पे हाथी, हस्ती मतलब हाथी, महापीलुपति। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे, हस्ती, यहाँ पे पीलुपति। अश्वसेना, अश्वसेना महास्वाधनिक बोलोगे, अश्व यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, महाअश्वाधिनिक, साधनिक। ठीक है, तो यहाँ भी अश्व मतलब घोड़ा आ गया और यहाँ भी घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा होता है, हस्ती मतलब हाथी होता है। उस टाइम पे घोड़ा और हाथी तो होते थे। उस टाइम पे ऐसा थोड़ी ना होता था कि चल भाई आजा तू गाड़ी में चल और हम गाड़ी में जाएंगे लड़ाई करने, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये तो अभी होता है। गाड़ी उस टाइम तो चलती नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी, हाथी घोड़ा यही सब तो चलते थे। तो अश्वसेना प्रमुख महास्वाधनिक बोलोगे, हस्ती प्रमुख तो महापीलुपति। सर्वोच्च सैन्य मतलब जो सेना का जो अधिकारी होते हैं, जैसे अभी सीडीएस होता है। ठीक है, ये सब तो उस टाइम पे कौन, महाबलाधिकृत होता था। कौन, महाबलाधिकृत, सेनापति प्रमुख होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम अधिकारी के बारे में और बात करने वाले हैं। जैसे कि नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी पुर प्रधान, पुर मतलब होता है नगर, और यहाँ पे देखिए नगर, पूर्व प्रधान नगर का, तो बोलोगे पूर्व प्रधान। ठीक है, तो याद हो गया, नगर यहाँ पे पूर्व। देखिए जैसे कि रायपुर, रायपुर क्या है, बोलोगे नगर है। बिलासपुर क्या है, बोलोगे नगर है। बिलासपुर क्या है, नगर है कहीं ना कहीं। देखिए पुर यहाँ पे नगर है कि नहीं है, बोलोगे हाँ नगर है, ये है नगर। आपको याद हो गया क्या, बोलोगे बिल्कुल याद हो गया, अब तो हमें कभी नहीं भूलने वाला। तो नगर का प्रमुख अधिकारी पूर्व प्रधान। ठीक है, इसके अलावा यातायात, देखिए इसके अलावा ग्रामिक भी था, गांव का, तो गांव का तो आपको ग्रामिक वहां पे दिख जाएगा, आप ऐसे ही कर लोगे। इसके अलावा देखिए यातायात का, तो यातायात प्रबंध अधिकारी कौन हो गया, तो गमागमिक। कौन, गमागमिक। गमागमिक को क्या बोलते हैं, गमा मतलब, गम मतलब क्या, आना, वो गम नहीं जो आपको है। ठीक है, वो गम नहीं, ये दूसरा गम। मतलब गमा मतलब क्या होता है, जाना, और आगम मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, गमागमिक तो जाना और आना, मतलब क्या, रास्ते से तो आप जाओगे, बोलोगे हाँ वही। यातायात प्रबंध अधिकारी, देखिए सारे के सारे किस पे हैं, सब आपको संस्कृत भाषा में दिख रहे हैं, गमागमिक। ठीक है, तो गमागमिक क्या हो जाएगा, यातायात प्रबंधन अधिकारी हो जाएगा। महाभंडारिक, आपको क्या दिख रहा है, तो बोलोगे भंडार दिख रहा है, बिल्कुल, मुख्य कोषाध्यक्ष। ठीक है, पैसे वैसे की देख रेख करने वाला, कौन, महाभंडारिक, भंडार है, भंडार। ठीक है, उसके बाद देखिए महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत हमने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, मुख्य सेनापति है ना, जिसके पास बहुत बल है। अब देखिए नैमित्तिक, नैमित्तिक किसे बोलते हैं, तो नैमित्तिक होता था राज्य ज्योतिषी। ठीक है, आपकी कुंडली कौन देखता है, बोलोगे हम तो कुंडली दिखाते ही नहीं, क्योंकि कुंडली हमारे देखने लायक है ही नहीं। नैमित्तिक ज्योतिषी का काम करता था। ठीक है, तो ज्योतिषी का काम कौन, तो नैमित्तिक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नैमित्तिक। ठीक है, जो भी सितारे हैं, ठीक है, ग्रह है, दिशा है, सारी चीजों के बारे में राज ज्योतिषी, तो उसे हम नैमित्तिक बोलते थे। क्या बोलते थे, नैमित्तिक बोलते थे। महाबलाधिकारी, जिसके पास बहुत पावर है, सेनापति बना देंगे। भंडार, जिसके पास बहुत पैसा है, भंडार है। गमागमिक, हाँ जाने वाला आने वाला, यातायात। और पुर, नगर। याद हो गया, आगे चलिए। उसके बाद देखिए नावों के देख रेख करने वाले को, नावों के देख रेख करने वालों को हम क्या बोलते थे, घटपति। क्या, घटपति या तरपति। तर मतलब तैरना हो जाता है, तो सीधी सी बात है पानी में तैरोगे, तो घटपति या फिर तरपति, घटपति तरपति, घटपति तरपति, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, घटपति और तरपति। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है न्याय अधिकारी। न्याय अधिकारी कौन, तो दांडिक रहता था, जो
दंड देने का काम करता था। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस हो जाएंगे, वो करेंगे। फिर हमारे छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, तो न्याय देने का काम करते हैं। वैसे उस टाइम पे दांडिक होता था। क्या होता था, दांडिक। आप वैसे एक बार इन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको वैसे आधी चीज़ें तो वैसे याद हो जाएंगी, और दूसरा फिर जो बचेगा वो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा, वहाँ पे याद आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कुछ अलग टाइप का, जैसे घटपति दिख गया, नैमित्तिक दिख गया, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। यही बस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बस। धर्मलेखी तो बोलोगे दान पत्रों का लेखा जोखा। धर्म मतलब धर्म के नाम पर जो दान दिए जाते थे, ठीक है, उसको हम बोलते थे धर्मलेखी। तो दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला जो अधिकारी होता था वो होता था धर्मलेखी। और धर्मदाय होता था इस टाइम पे, क्या, धर्मदाय। धर्म के नाम पर दिया जाने वाला दाय धर्मदाय हो जाता था। ठीक है, तो धर्मलेखी आपको दांडिक जो दंड देते हैं, घटपति नावों की देखरेख करना। बस थोड़ा सा और बचा है। अब हम देखेंगे कलचुरी कालीन मंत्रीगण के बारे में, जो मंत्री हुआ करते थे, महामंत्री। जैसे आपको अब क्या हुआ, तो बोलोगे हमारे यहाँ आसपास में क्या होता है, कभी कभी कोई फंक्शन होता है तो हमें महामंत्री का या फिर अध्यक्ष का ऐसा कुछ ना कुछ आपको पद मिल जाता है, सचिव का। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई फंक्शन होता है हमारे यहाँ जो बैनर लगाते हैं तो वहाँ पे महामंत्री, कोषाध्यक्ष अलग अलग नाम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही जो महामंत्री होते थे, महामंत्री तो बोलोगे सर्व प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे महामंत्री बोला था। ठीक है, महामंत्री सबसे प्रमुख। अमात्य बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, अमात्य ये क्या होते थे, मंत्री परिषद का जो सदस्य होता था उसे अमात्य कहा जाता था। ठीक है, मंत्री परिषद का जो सदस्य होते थे, देखिए आपको ये पता है कि अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अकेले सारा काम कर सकते हैं क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो ठीक है, ये तो मंत्री में आते हैं, ये मंत्री में आ गए। राष्ट्रपति जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, बोलोगे हाँ राष्ट्रपति के नाम पे तो सारे काम होते हैं। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को रख लेगा, क्या प्रधानमंत्री सारा काम कर लेगा क्या, बोलोगे नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा कि ठीक है अकेले हमसे इतना काम मत कराओ, आप हमें क्या करता हूँ, एक लोग को ये रख लेता हूँ, ठीक है ये अच्छा इंसान है, चलो इसके दोस्त को रख लेता हूँ। ऐसे कुछ लोगों को जो रख लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। ये लोग क्या रहते हैं, अभी सांसद बने रहते हैं, सांसद से ही बन सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई सांसद होता नहीं था। तो जो मंत्री परिषद का जो सदस्य रहता था उसे हम अमात्य कहा करते थे। जो भी राजा हुआ करता था, अभी के टाइम पे आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति, उस टाइम पे राजा हुआ करता था। तो राष्ट्रपति जैसे मंत्री परिषद की सलाह लेता है, वैसे जो राजा हुआ करता था, राजा किसकी सलाह लेता था, तो अमात्य की सलाह लेता था। किसकी, अमात्य की सलाह लेता था। सर्व प्रमुख जो अधिकारी हो गया, महामंत्री हो गया, जैसे हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री महामंत्री हो गया। और जितने भी मंत्री, अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गई, सीतारमण जी हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब अमात्य में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, अमात्य में आ जाएंगे। ठीक है, अमात्य मतलब मंत्री परिषद, और सबसे जो प्रमुख मंत्री बोलोगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री महामंत्री हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए महाप्रतिहार, क्या महाप्रतिहार, महाप्रतिहार ये संचार विभाग का प्रमुख, कौन, संचार विभाग का। ठीक है, तो हार संचार विभाग, ठीक है, प्रतिहार संचार विभाग का। कम्युनिकेशन विभाग मतलब ठीक है, हम ये सूचना देनी है, अच्छा ये सूचना देनी है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो सूचना विभाग का रहता था वो होता था कौन, तो बोलोगे महाप्रतिहार। फिर देखिए महाप्रमात्र, हमने आपको पहले ही बताया था महाप्रमात्र के बारे में। यह जमाबंदी विभाग देता था। ठीक है, टैक्स लगाने का या फिर कर लगाने का काम यही करता था। ठीक है, कर लगाने का काम, कर लगाने का काम कौन करता था, तो बोलोगे महाप्रमात्री करता था। चलिए इसको आप याद कैसे करेंगे, मातृ दिख रहा है यहाँ पे, मातृ ऐसे है, मातृ बोलोगे हाँ सीता माता, ठीक है बोलोगे हाँ वो सीता माता नहीं, सीता माता टैक्स नहीं लगाती, कौन लगाते हैं, तो बोलोगे सीतारमण जी हैं, जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, कौन, सीतारमण जी। सीतारमण जी जो है, सीतारमण जी क्या करती हैं, बोलोगे हाँ माता के समान है, लेकिन क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं, जमाबंदी विभाग की प्रमुख है। ठीक है, टैक्स, तो वित्त मंत्री कौन है, बोलोगे सीतारमण जी है। सीतारमण जी क्या है, तो जमाबंदी विभाग की है। ठीक है, जमाबंदी विभाग। तो आप वैसे याद करेंगे क्या, मातृ, मातृ में आपको याद रखना है सीता माता, सीता माता, फिर आपको सीतारमण याद रखना है। और क्या करती है, तो कर या फिर टैक्स विभाग में। ठीक है, तो कर लगाने का काम कौन करता है, महाप्रमात्री। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें देखिए फैक्चुअल है, लेकिन आपको याद भी हो गई होंगी। अगर याद नहीं हो रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, कैसे नहीं याद होता, हमारी गारंटी है कि आपको जरूर याद हो गया होगा। आगे देखिए महासंधि विग्रह, कौन, महासंधि विग्रह। अब मान लीजिए कि किसी किसी का लड़ाई हो गया, यहाँ यहाँ
कौन तो बोलोगे संधि, मतलब इन दोनों के बीच में क्या, तो एक क्या पैचअप कराने का काम कराता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, महासंधि विग्रह, ठीक है। यह विदेश विभाग का रहता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई, उस टाइम पे तो विदेश रहता नहीं था किसी का, मान लीजिए यहाँ कलचुरी वाला है और यहाँ पे कोई दूसरा शासक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया, तो ठीक है क्या हो जाएगा, तो महासंधि विग्रह। विदेश लिखा है, मतलब विदेश मतलब क्या, दूसरा राजा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विदेश में हम चीन या फिर अमेरिका से लड़ाई कर रहे हैं। संधि क्या, तो बोलोगे संधि मतलब कहीं ना कहीं दो राजाओं के बीच में जब अनबन होती है, लड़ाई होती है, तो उनके बीच में इस महासंधि विग्रह काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है, मतलब अब तो कौन बात करेगा, प्रधानमंत्री जी बात करने जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, विदेश मंत्री जाते हैं। कौन, बोलोगे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो एस जयशंकर जी हैं, वो बोलते हैं ठीक है, वहाँ के विदेश मंत्री से मिलेंगे, बोलेंगे यार थोड़ा सा देख लो यार, लड़ाई वड़ाई मत करो, है ना। तो कौन, तो विदेश विभाग का महासंधि विग्रह। महाकोटपाल, महाकोटपाल तो बोलोगे दुर्ग या फिर किले का रक्षा करने वाला, ठीक है। दुर्ग या किले का जो रक्षक रहता था, जो उस टाइम पे क्या, तो दुर्ग बने रहते थे बड़े बड़े, तो महाकोटपाल क्या करता था, या डंडा लेके खड़े रहता था ऐसा, तो दुर्ग या किले का रक्षा करने वाला महाकोटपाल, कोट पहन के खड़े रहता था। क्या, कोट पहन के खड़े रहता था। आपने देखा होगा जब पहले राजम, तो साहब कोई आया है ऐसे करके, है ना। तो दुर्ग या किले के रक्षक कौन रहता था, महाकोटपाल होता था। फिर देखिए महापुरोहित, पुरोहित क्या काम करेगा, बोलोगे धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था या धर्म से रिलेटेड काम करता था। तो धार्मिक विभाग का कौन, तो महापुरोहित। और कोटपाल, कोटपाल क्या करता था, तो कोट पहन के खड़े रहता था, दुर्ग या फिर जो किला रहता था राजा लोग का, उसकी रक्षा करता था। संधि कौन, तो बोलोगे विदेश विभाग का। चीजें याद हो गई, आगे चलते हैं। एक बार इसको पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद, है ना, उसके बाद बस थोड़ा सा और बचा हुआ है ना। जो चीज़ें मिसिंग थी लास्ट क्लास में, नहीं हो पाई थी, उसको हम पढ़ेंगे और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी। इसको देखिए, पंचकुल व्यवस्था कहाँ से, बोलोगे कलचुरी कालीन ने पंचकुल व्यवस्था लाई थी, ठीक है। इसे 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे। सदस्य जो रहते थे उनको हम महत्तर बोलते थे, जो सदस्य का प्रमुख होता था उसे हम महत्तम बोलते थे, ठीक है। जैसे लघुत्तम महत्तम होता है, तो वैसे महत्तम जो सबसे बड़ा, ठीक है। तो प्रमुख महत्तम और जो सदस्य होते थे वो महत्तर। जो प्रशासन था वो किस पे आधारित था, तो वह राजतंत्र पे आधारित था। किस पे आधारित था, राजतंत्र पर आधारित था। उसके बाद देखिए, गांव का जो प्रमुख गौटिया, बरहों का प्रमुख दाऊ, ठीक है, बरहों का प्रमुख दाऊ। उसके बाद में क्या, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, बर, है ना। बर मतलब क्या बोलते हैं ना कि आपकी शादी होने वाली है, अब आप बर बन जाओगे, बर। उसके बाद फिर क्या, दाऊ, मतलब एक तरीके से पिता वाला, तो बर दाऊ, ऐसे करके आप याद, अब शादी हो जाएगी तो आप क्या बनोगे, दाऊ, पिताजी बन जाओगे, ठीक है। ताऊ बोलते हैं ना, ताऊ चाचा जी, ताऊ आपको याद है, बोलोगे हाँ ताऊ चाचा, वैसे ही। तो ठीक है, पहले आप बर बनोगे, मतलब शादी होगी आपकी, तभी तो आप ताऊ बनोगे, दाऊ बनोगे, बोलोगे हाँ याद हो गया, बर दाऊ याद हो गया। गढ़ दीवान, ठीक है, गढ़ दीवान आपको याद रखना है, ठीक है। 12 गांव मिला के एक बर हो, ठीक है, 12 गांव में एक बर हो, 7 बर हो बराबर क्या होता था, तो एक गढ़ बनता था। 7 बर हो या 84 गांव बोला जाए, 84 गांव का एक गढ़ बनता था। विषय हम जिला को बोलते थे, विषय के प्रमुख को विषयपति बोलते थे, और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे हम राजा बोलते थे। राजा क्या करता था, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई था। मतलब यहाँ पे अगर जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना है वो कौन करेगा, उस टाइम के राजा की बात कर लो या फिर आज के टाइम पे राष्ट्रपति की बात कर लो, बात वही है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन कब शुरू होता है, तो कलचुरी काल में शुरू हो जाता है। जो पंचकुल व्यवस्था है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पुलिस व्यवस्था, दंड पाशिक, दंड कौन देगा, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंड देगा, ठीक है। फिर दुष्ट कौन, बोलेगा चोर को पकड़ने वाला। चाट क्या करेगा, तो संपत्ति की रक्षा करने वाला पुलिस वाला। भाट क्या करेगा, भाटा खाओगे फिर शांति होगे सो जाओगे। उसके बाद देखिए राजस्व व्यवस्था, कौन सी राजस्व व्यवस्था, सोलकिक, ठीक है। सोलकिक क्या करेगा, तो कर संग्रहण करेगा। क्या, जो सोलकिक रहता है वह टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता है, कौन, सोलकिक। उसके बाद है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो अधिकारी होता था महाबलाधिकृत, जिसके पास बहुत पावर है वह क्या हो जाएगा, महाबलाधिकृत हो जाएगा। सर्वोच्च अधिकारी सैन्य में तो वही होगा जिसके, सैन्य में कौन जाएगा, जिसके पास पावर होगा, जो बहुत बलशाली होगा, तो महाबलाधिकृत। हस्ती को हमने यहाँ बोला था कि हस्ती मतलब हाथी, और हाथी सेना का जो प्रमुख होता था वह पीलूपति होता था। क्या, पीलूपति, ठीक है, तो पीलू आपको याद रखना है, ठीक है। और अश्व सेना, अश्व सेना का क्या, तो महाश्व साधनिक हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे देखिए महाश्व साधिनी के बोलोगे अश्वसेना का प्रमुख। फिर अधिकारी में हमने आपको याद कराया था कि नगर, नगर क्या, तो नगरपुर है ना, पुर को पुर सॉरी नगर जो अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे पुर प्रधान। ठीक है, यातायात को जो अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे गामागमी, क्या, गामागमी, जाना आना। फिर उसके अलावा जो मुख्य कोषाध्यक्ष होता था उसे हम क्या बोलते थे, भंडारगारिक। ठीक है, महाभंडारगारिक। तो कोषा मतलब कहीं ना कहीं जहाँ क्या सब चीज स्टोर करने वाला, पैसा वगैरह का। ठीक है, तो भंडार है वहां पे। सेनापति, सेनापति बोलोगे बल अधिकृति, हमने पहले ही देख लिया। नैमित्तिक आपको बताया था ज्योतिषी। घटपति एवं तरपति, याद आया क्या, बोलोगे हाँ नाव, नाव में है ना, तो नाव तैरता है तो तरपति हो गया, और घाट में रहता है। ठीक है, घाट यहाँ पे हो जाता है, तो घाटों में हम लोग नाव को बांध देते हैं, फिर जब अगले दिन उसको जब हमें जाना रहता है तो नाव यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, घटपति तैरता है और यहाँ पे हम लोग घाट में उसको बांध देते हैं नाव को। याद हो गया। चलिए देखिए दांडिक, दांडी क्या करेगा, तो यहाँ न्याय अधिकारी होता था, दंड देने वाला अधिकारी, न्याय अधिकारी। धर्मलेखी, तो ये बोलोगे दान पत्र एवं लेखा जोखा का, कितना दान आया, अच्छा 10 रुपये उन्होंने दिया है क्या, ठीक है, अच्छा उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है, ऐसे करके जो दान आता था उसे हम क्या बोलते थे, धर्मलेखी, जो अधिकारी काम करता था। फिर मंत्रीगण के बारे में, मंत्रीगण के बारे में महामंत्री, प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख, याद आया। अमात्य कौन, मंत्री परिषद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन लोग के बारे में हमने आपको बताया था, अमात्य हो गई है। महाप्रतिहार, संचार का, संचार विभाग का प्रमुख होता था। और महाप्रमात्री, माता जी कौन, तो बोलोगे सीता, ये क्या करेंगी, सीतारमण जी क्या करती हैं, तो बोलोगे आपकी यह टैक्स लगाने का काम करती हैं, जमाबंदी, टैक्स लगाने का काम करती हैं। उसके बाद देखिए महासंधि विग्रह, ये क्या करेगा, तो विदेश मंत्री होता था, विदेश विभाग का। कोटपाल, या कोट पहन के दुर्ग या फिर किले की रक्षा करेगा। और पुरोहित क्या, तो बोलोगे धार्मिक विभाग का ये प्रमुख होता था। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए, कलचुरी काल के बारे में जो जो चीजें और बची हुई थी अब हम उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा और पढ़ना है कलचुरी काल के बारे में। देखिए उस टाइम पे जो व्यवस्था थी प्रशासन की वह राजतंत्र पर आधारित थी, आपको लिखना है। ठीक है, राजतंत्र पर आधारित थी, राजतंत्र पर आधारित यह व्यवस्था थी, पहला चीज। ठीक है, उस टाइम पे जो कुल देवी हुआ करती थी, कौन, तो बोलोगे जो कुल देवी होती थी, कुल देवी, कुल देवी कौन थी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन, तो बोलोगे गज लक्ष्मी, कौन, गज लक्ष्मी। ठीक है, तो जो कुल देवी थी वह गज लक्ष्मी थी। ठीक है, और प्रमुख जो यहाँ पे उपासक हुआ करते थे, मतलब कौन से भगवान को मानते थे, तो जो उपासक हुआ करते थे, किसके उपासक हुआ करते थे, तो मुख्यतः शैव धर्म के। कौन से धर्म के, तो शैव धर्म के, शैव धर्म के उपासक हुआ करते थे। जो कंचुरी काल वाले जो राजा हुआ करते, जो जनता हुआ करती थी, क्या करती थी, पहला बात तो राजतंत्र पे आधारित था कलचुरी काल। कुल देवी तो आपको याद रखना है गज लक्ष्मी, कौन, गज लक्ष्मी। उपासक कौन, तो बोलोगे जो उपासक का मतलब कौन से धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले। इसके अलावा भाषा कौन सी, तो बोलोगे भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा उस टाइम पे यूज की जाती थी। इसके अलावा और यहाँ पे जो ये उपाधि धारण करते थे, ठीक है, ये जो उपाधि धारण करते थे अलग अलग। ठीक है, जैसे हमने सकल कौशलाधिपति वहाँ पे, लेकिन मुख्यतः अगर आपको याद, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको याद रखना है जो रायपुर शाखा की, यहाँ पे हम अलग से लेते हैं। रायपुर शाखा के जो शासक हुआ करते थे, कहाँ के, रायपुर शाखा के जो शासक हुआ करते थे वह महाधिराजा कुमार, सॉरी यहाँ पे महाधिराज कुमार राजा, यह उपाधि धारण करते थे। कौन, तो यह जो रायपुर के जो कलचुरी शाखा के जो राजा हुआ करते थे वह कौन सी उपाधि, तो महाधिराज कुमार राजा की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये बस आपको इतना चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किलों के बारे में। कुछ कुछ किले बनाए गए थे, क्या, कुछ कुछ किला बनाया गया था उसके बारे में। उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे मंदिर। जब मंदिर बताएंगे तो आपको हम एक एक वर्ण बताएंगे और वर्ण से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। किला देखिए, किला 3 किला मुख्यतः थे। कौन कौन से, हमने आपको पहले ही बता दिया है। कौन सा, तो रतनपुर का किला। ठीक है, रतनपुर का किला, रतनपुर किला, या फिर हम उसे बोल सकते हैं गज किला भी बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, रतनपुर किला या फिर गज किला। इसमें रावण क्या कर रहा है, रावण अपना सर काट रहा है। ठीक है, तो रावण सर काट रहा है, रावण सर काट रहा है, ये सर हो गया रावण का, तो यहाँ से काट रहा है ऐसे करके।
रावण अपना सर काट रहा है। कहाँ पे है तो बोलोगे रतनपुर में है, रतनपुर किला या फिर गज किला। बनाएगा कौन तो बोलोगे रत्नदेव प्रथम बनाएगा। कौन? रत्नदेव प्रथम रतनपुर किला का निर्माण कराया था, रत्नदेव प्रथम। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखिए जो दूसरा है उसका नाम क्या है तो बोलोगे चित्तौड़गढ़ या फिर चित्तौड़गढ़, सॉरी चैतुरगढ़ है ना, चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ का किला। कौन सा? चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ का किला। ठीक है, जो चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ का जो किला है वह कहाँ पे है तो देखिए लाफागढ़ कहाँ पे है बोलोगे लाफागढ़ बिलासपुर के आसपास में कोरबा वाली जगह पे आता है। ठीक है, इसको बनाया कौन तो बोलोगे इसको बनाया था पृथ्वीदेव प्रथम। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। इसका निर्माण कौन कराया? पृथ्वीदेव प्रथम। इसको देखिए रतनपुर या फिर गज किले का निर्माण रत्नदेव प्रथम कराया। चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया तो पृथ्वीदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसमें आपको याद रखना है जो इसके गेट हैं, जो भी किला रहता है, ये मान लीजिए किला हो गया, इसका एक गेट यहाँ से मान लीजिए अगर कोई अटैक कर दिया तो हम पीछे से भाग पाए। राजा लोग यहाँ भी गेट बनाते थे, यहाँ भी गेट बनाते थे, इसके अलग अलग गेट हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका नाम क्या है तो बोलोगे एक का नाम है सिंह द्वार। ठीक है, एक का नाम है सिंह द्वार, जो दूसरे का नाम है वो है हुंकारू द्वार। क्या है? हुंकारू द्वार। और जो तीसरा द्वार है इसका नाम है मेनका द्वार। ठीक है, तो कई बार अगर बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम ने चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ किले का निर्माण कराया था, और उस किले में जो द्वार है वो सिंह द्वार है, हुंकार द्वार है और मेनका द्वार है। किसने निर्माण कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम। प्रथम वाले ने किले का निर्माण कराया था। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर या फिर गज किले का, और पृथ्वीदेव प्रथम ने तो चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ किले का। जो तीसरा है वह है वाहरेंद्र साय। कौन? वाहरेंद्र साय। वाहरेंद्र साय। देखिए वाहरेंद्र साय के बारे में अगर कभी भी कुछ भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया कि छुरी कुस गई, आपको दिख गई, क्या दिख गई? छुरी कुस गई। जहां छुरी कुस गई दिख गया वहीं आप हरेंद्र को फेंक देना। ठीक है, तो वाहरेंद्र साय को कहां फेंकोगे? कहां फेंकोगे? जहां पे छुरी कुस गई दिख गई। तो ठीक है, छुरी कुस गई किला था। कौन सा? तो छुरी कुस गई किला। छुरी कुस गई जो किला है उसका निर्माण किसने कराया तो वाहरेंद्र साय ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चीजें याद हो गई? बोलोगे हाँ याद तो हो गई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, किला देखिए हमने रतनपुर का जो किला था उसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया। फिर चैतुरगढ़ या फिर लाफागढ़ किले का निर्माण किसने कराया तो बोलोगे पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया। इसमें अलग अलग द्वार हैं, सिंह द्वार, हुंकारू द्वार और मेनका द्वार। वाहरेंद्र साय ने छुरी कुस गई का किले का निर्माण कराया। अब आपको यहाँ पे अलग ट्विस्ट आने वाला है, और ये हमारी शायद लास्ट स्लाइड भी होने वाली है। चलिए अब जो बात करते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्थापत्य कला है या मंदिर वगैरह बनी है। ठीक है, स्थापत्य कला से जो भी चीजें बनी है उसके बारे में। स्थापत्य कला सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? रत्नदेव प्रथम के बारे में। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने क्या कराया था तो बोलोगे कुछ नहीं कराया था, केवल और केवल माँ। क्या? माँ। क्या हमने बोला? माँ। माँ बस आप याद रखेंगे। बोलोगे अरे माँ ये क्या हो गया? देखिए माँ से क्या है आपको याद रखना है? पहला बात महामाया मंदिर। ठीक है, याद हो गया? माँ से महामाया मंदिर। रत्नेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? बोलोगे रत्नेश्वर। रत्नेश्वर मतलब सीधी बात, रत्नदेव आपको दिखिए रत्नेश्वर, और ये महादेव मंदिर किसने बोलोगे तो रत्नदेव प्रथम दिख गया। उसके बोलोगे महिषासुर मर्दिनी। कौन? महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, याद हो गया? क्या बोलोगे? बिल्कुल याद हो गया। एक ही वर्ड हमें पता चला, माँ पता चला, और हमें माँ पता चल गया तो हमने बोला महामाया मंदिर। कौन? रत्नदेव प्रथम। महादेव मंदिर अपने ही नाम पर, तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर रत्नदेव प्रथम, और महिषासुर मर्दिनी कौन? बोलोगे रत्नदेव प्रथम। याद हो गया? चलिए एक और रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम रत्नदेव तृतीय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय ये क्या करेगा? इसको देखिए माँ पसंद है, इसको ला पसंद है। क्या पसंद है? ला पसंद है। ठीक है, इसको माँ, इसको ला। ठीक है, जो रत्नदेव तृतीय है इसके टाइम पे दो मंदिर बनते हैं। कौन कौन से? इसको ला पसंद है तो क्या? लखनी देवी। कौन सी? लखनी देवी। लखनी देवी मंदिर। कौन सी? लखनी देवी, या फिर इसे एक वीरा मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
एक वीरा मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा रत्नदेव तृतीय के टाइम पे ही लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके टाइम पे कराया गया? देखिए ल, आप बोलोगे हाँ, ल से लखनेश्वर, ठीक है, और यहाँ पे लखनी देवी, ल से लखनेश्वर, ल से लखनी देवी, ठीक है। किसने कराया था? तो गंगाधर राव ने। किसने? गंगाधर राव ने। याद हो गया? बोलोगे हाँ बिल्कुल, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय, एक साथ में ही हम याद हो गया। चलिए स्लाइड पहले नया ले लेते हैं। उसके बाद देखिए अब हम दो राजाओं के बारे में और बात करेंगे। इसके बारे में पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में, पृथ्वी देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में, और जाजल्य देव द्वितीय। किसके बारे में? जाजल्य देव द्वितीय के बारे में। ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय के बारे में। पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला चीज कि इसको क्या पसंद था? ख पसंद था। क्या? ख पसंद था। क्या करेगा? तो ये खड़ग तालाब का निर्माण कराएगा। किसका? खड़ग तालाब का निर्माण कराएगा। और यह खारंग झील का निर्माण कराता है। किसका? खारंग झील का निर्माण कराता है। ठीक है, जो पृथ्वी देव द्वितीय है वह क्या कराता है? तो खड़ग तालाब का निर्माण और खारंग झील का निर्माण कौन कराता है? पृथ्वी देव द्वितीय। इसके अलावा एक मंदिर भी है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। कौन सा? तो धुरजरी मंदिर। कौन सी? धुरजरी मंदिर। धुरजरी मंदिर का निर्माण कौन कराता है? तो पृथ्वी देव द्वितीय। बस आपको पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में इतना ही याद रखना है। क्या क्या? तो खड़ग तालाब, खारंग झील और धुरजरी मंदिर। उसके बाद है जाजल्य देव द्वितीय। जाजल्य देव द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है दो मंदिर। इसका भी बहुत शानदार सा ट्रिक है, आपको कभी नहीं बोलने वाला। पहला क्या? चंद्रचूड़ मंदिर। कौन सा? चंद्रचूड़ मंदिर। ठीक है, चंद्रचूड़ मंदिर पहला है, और दूसरा है पातालेश्वर मंदिर। कौन सा? पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर। तो जाजल्य देव द्वितीय ने क्या कराया था? देखिए जाजल्य देव द्वितीय क्या कराया था? तो चंद्रचूड़ मंदिर और पातालेश्वर मंदिर। ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत कम चांस है कि कोई दूसरा राइट कर पाएगा, वह जरूर भटक जाएगा, लेकिन आप हमेशा राइट करें। कैसे? देखिए देखिए ऐसा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कहाँ पे बंगाल की बात हो रही है। बंगाल में क्या हो रहा है? तो आपने देखा कि एक एक डॉक्टर थे, उनका रेप किया गया और उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? आप ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? बोलोगे जो भी उसमें शामिल थे, जितने भी वहाँ पे जितने भी चाहे लीडर लोग हों या फिर जो उसका जो विक्टिम था, जो दोषी था, वो भी सब लोग को आप क्या बोलोगे? जा दोनों हाथ में चूड़ी पहन। वहाँ की सरकार को भी आप बोलोगे जा दोनों हाथ में क्या करेगा? जा दोनों हाथ में चूड़ी पहन और ताली बजा। ठीक है, क्या करोगे? तो बोलोगे जा। ठीक है, सीधी सी बात है, उसी के लायक है सरकार। ठीक है, जा दोनों हाथ में, दोनों हाथ में चूड़ी पहनो और ताली बजाओ। ऐसे करके अगर आप याद करेंगे कभी भी नहीं भूलने वाला आपको। ठीक है, जा से जाजल्य देव, द्वि से द्वितीय हो गया। जाजल्य देव द्वितीय के टाइम में क्या? तो चंद्रचूड़ मंदिर। चूड़ मतलब आप कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि हाँ यार चूड़ी के बारे में बात हो रही है। चूड़ी होती है? बोलोगे हाँ। और क्या? तो बोलोगे हाँ, जा चूड़ी पहनना और ताली बजाना। वहाँ की सरकार को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं? जो हमने टारगेट 90 डेज सीरीज का, कौन सा? टारगेट 90 डेज सीरीज में जो हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन को हम इसी क्लास के लास्ट में हम क्या कर देंगे? तो ऐड करवा देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा? आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं अब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप क्या करेंगे? तो आपको जो पहली क्लास हो चुकी है टारगेट 90 सीरीज की कलचुरी की, उसको अब आपको देखना है। अब आपको आगे वो दिखने वाली है। धन्यवाद। इस राज्य में कलचुरी की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तुमाड़, पाली, रतनपुर, सिरपुर। बताइए कि कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ए, तुमाड़। तुमाड़ से शासन किसने किया? सबसे पहले कलिंगराज, जो यहाँ पे कलचुरी का संस्थापक था। कौन? कलिंगराज। कलिंगराज के बाद कौन आता है? कमलराज। फिर उसके बाद आता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम।
ये तीनों ने कहाँ से शासन किया? तुम्बाड़ से। और फिर रत्नदेव प्रथम आते हैं और रतनपुर को अपना राजधानी बनाते हैं। तो शासन अगर पूछा जाए कितने लोगों ने किया, तो 3 लोगों ने किया। किसने? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? सरवपुरी, नल, पांडुवंश, कलचुरी वंश। बताइए कि किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कलचुरी। कलचुरी ने कब से कब तक किया? तो 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। वैसे ये 990 होता है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलते हैं। वैसे ज़्यादातर बुकों में ऐसे ही है कि 1000 ईस्वी से 1741, मतलब कितना? 741, लगभग 750 मान सकते हैं। 750 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में किसका शासन रहा? कलचुरियों का शासन रहा। अगला क्वेश्चन, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रत्नदेव, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। बताना क्या है आपको? रतनपुर में कौन राजा था जब मराठा सेनापति भास्कर पंत ने उसके ऊपर आक्रमण किया था? बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी, रघुनाथ सिंह। कब आक्रमण किया था ये? तो 1741 ईस्वी। उस टाइम पे मराठा में जो शासक था वो कौन था? रघुजी प्रथम। कौन? रघुजी प्रथम सेनापति इसका शासक था, और उसका जो सेनापति था वो है भास्कर पंत। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया? लक्ष्मणराज, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। बताइए, याद करिए कि तुम्बाड़ राजधानी से कौन कौन शासक ने शासन किया? किस किसने? कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? बी। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह, अजीत सिंह। आपको बताना क्या है कि रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, रामचंद्र देव। लेकिन एक्चुअल में अगर बोला जाए तो कौन है? केशव देव। केशव देव। लेकिन पीएससी किसको मानता है? रामचंद्र देव को मानता है। लेकिन एक्चुअल में बोला जाए तो केशव देव राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? दीवान, दाऊ, गौटिया, उपरोक्त सभी। क्या कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी कौन था? बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कलचुरी शासन जो था वो बहुत छोटे छोटे भाग में डिवाइड था, जिसे हम लोग बोलते थे, अभी के टाइम में होता है क्या? गांव। गांव का जो मुखिया था क्या था? गौटिया। फिर ये जो गांव होता है, 12 गांवों का जो समूह होता था, 12 गांव का जो समूह, उसे हम लोग बोलते थे क्या? बरहों। और जो बरहों का मुखिया होता था वो होता था दाऊ। कौन? दाऊ। उसके बाद 7 बरहों को मिला के, जो ये 7 बरहे होते हैं, मतलब 7 गुणित अगर आप 12 करेंगे तो 84 गांव हो जाएंगे। 84 गांव बोल दीजिए या 7 बरहों बोल दीजिए। 7 बरहों को मिला के क्या बनता था? एक गढ़ बनता था, गढ़। और गढ़ का मुखिया कौन होता था? दीवान। तो कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी ये सारे आएंगे। उसके ऊपर भी अधिकारी बहुत सारे होते थे, विषयपति, ये सारी चीज़ें। सबसे सर्वोच्च अगर अधिकारी की बात की जाएगी तो क्या होता था? राष्ट्र का राजा। राष्ट्र रहता था सबसे बड़ा, और उसका जो अधिकारी रहता था वो था कौन? राजा। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। आपको बताना क्या है कि कौन सा कलचुरी वंश का राजा था जो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम से एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसने रतनपुर में, कहाँ पे? रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर तालाब का निर्माण कराया था। किसका? पृथ्वी देवेश्वर तालाब।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? कमलराज, रत्नराज प्रथम, जाजल देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम। कौन सा राजा था जो कलचुरी वंश का था? उसने छिंदक नागवंशी, बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे, कौन? सोमेश्वर देव, उनको पराजित किया था। तो बताइए किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जाजल्य देव प्रथम। किसने? जाजल्य देव प्रथम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा था ये। पहला तो यही कि इसने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। किसको? सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तो पराजित किया था, उसके बाद इसने बंदी बना लिया था। तो जो इनकी माता जी थी, किसकी? सोमेश्वर देव की माता जी थी, कौन? गुंड महादेवी। इन्होंने अनुरोध किया था, तब इन्हें बंदी बना, जो बंदी किए थे उनको छोड़ दिए थे। पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे? जाजल्य देव प्रथम। उसके बाद जांजगीर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जाजल्य देव प्रथम। इसके अलावा जाजल्य देव ने जांजगीर में, कहाँ पे? जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जाजल्य देव ने। कहाँ पे? जांजगीर में। इस विष्णु मंदिर को क्या बोला जाता है? तो नकटा मंदिर भी बोलते हैं। क्या मंदिर? नकटा मंदिर। इसके अलावा कल हमने पाली का शिव मंदिर पढ़ा था, कहाँ पे था? कोरबा में। तो जो पाली का शिव मंदिर है, पाली में जो एक शिव मंदिर है, उसका मरम्मत किसने करवाया था? तो मरम्मत भी जाजल्य देव प्रथम ने कराया था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे इन्होंने, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? तो क्या लिखा हुआ था? गज शार्दुल। क्या? गज शार्दुल और श्रीमज्जा जाजल्य देव उसमें अंकित था। अगला क्वेश्चन, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? अब भी हमने बात किया है, बताइए। पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव प्रथम, प्रताप मल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जाजल्य देव प्रथम। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कहाँ का? रायपुर शाखा का। अमर सिंह, उमेश सिंह, सूरज सिंह, कुशल सिंह। बताइए, अंतिम शासक बताना है आपको रायपुर शाखा का। दो शाखाएं थी, कौन सी? इधर था रतनपुर शाखा, इधर था रायपुर शाखा। ये दोनों शाखाओं को कौन सी नदी डिवाइड करती थी अगर पूछा जाएगा तो? कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। 18 जो गढ़ थे वो रतनपुर शाखा में थे, 18 जो गढ़ थे वो रायपुर शाखा में थे। 18 18 36। बताइए, इसका राइट आंसर होगा ए, अमर सिंह। राजिम के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव, किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार या मरम्मत कराया था? पृथ्वी देव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय या रत्नदेव तृतीय। किसका सेनापति जो था जगपाल देव, उस जिसने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया था? किसका सेनापति था बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पृथ्वी देव द्वितीय का सेनापति कौन था? जगपाल देव। जगपाल देव ने क्या किया था? तो इसने राजीव लोचन मंदिर की मरम्मत करवाई थी। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? भूषण, राजशेखर, गोपाल मिश्र, गोपाल दास नीरज। कौन सा काव्य? खूब तमाशा। इसकी रचना किस कवि ने की थी आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कमलराज, कलिंगराज, कोकलदेव, मुग्ध तुंग। किसका? कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक। हमने इसके बारे में बात कर चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंगराज। कलिंगराज के बाद कौन आता है? कमलराज। कमलराज के बाद कौन आता है? रत्नदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन,
रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? राजा कल्याण साय, राजा लक्ष्मण साय, राजा वाहरन साय या राजा सुरेंद्र साय? किसके जहांगीर की हाजिरी में? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कौन से राजा की हाजिरी में, कौन से मुगल सम्राट की हाजिरी में किसको रहना पड़ा था? तो जहांगीर की हाजिरी में। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, कौन से राजा को? बताइए, राजा का नाम क्या है? तो राजा का नाम क्या है? ए, राजा कल्याण साय। कल्याण साय जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक थे। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल का निर्माण कराया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव, बादल सिंह देव? बताइए कि बादल महल का निर्माण कौन से कलचुरी शासक ने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, राज सिंह देव। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पदनाम बताइए। जमाबंदी विभाग, लगान विभाग का जो अधिकारी रहता था उसके बारे में आपको बताना है। महाप्रमात्री, महाछपटलिक, महापेलुपति, गौलमिक? किसके बारे में? राजस्व जमाबंदी विभाग या लगान अधिकारी विभाग का जो प्रमुख रहता था उसके बारे में बताना है। राइट आंसर ए, महाप्रमात्री। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रतनपुर, तुमाड़, मणिपुर, सिरपुर? इसके बारे में हमने बात किया है, पहले ही क्वेश्चन में बात किया है। बताइए, कौन कलिंग राज राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? तुमाड़ में। कौन कौन शासन किया था वहाँ पे? तुमाड़ में कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम आया, फिर रतनपुर में राजधानी बनाया। उसके बाद रतनपुर में काफ़ी टाइम तक राजधानी रही थी। उसके बाद एक शासक आता है, कौन? बहारेंद्र साय। कौन? बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय कहाँ पे राजधानी ले जाता है? तो रतनपुर से हटा के ले जाता है छुरी कुसगई। कहाँ पे? छुरी कुसगई में। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? मल्हार, खल्लारी, पाली, पानावरस? कौन? देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खल्लारी या खल्लवाटिका में। कहाँ पे? खल्लवाटिका में। क्या करता है ये? विष्णु मंदिर का निर्माण कराता है। किसका? खल्लवाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराता है। कौन? देवपाल मोची। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जाजलदेव प्रथम, सोमेश्वर देव, जय सिंह देव, रामदेव? किसका? जांजगीर शहर का जन्मदाता। बात हो चुकी है, ए राइट आंसर। रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ब्रह्मदेव, हरिराव नायक, राघोजी, शेखर राय, अमर सिंह देव? किसका? रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? अगर बोला जाए रायपुर जो शाखा थी उसका संस्थापक, अभी हमने बात किया था, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। संस्थापक रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। लेकिन एक्चुअल में अगर बोला जाए वास्तविक संस्थापक तो कौन है? केशव देव। ठीक है। रामचंद्र देव अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर का नाम रखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से सम्मानित या संबोधित किया जाता था? किसके? रायपुर जो शाखा के जो शासक थे वो अपने आप को कौन सी उपाधि देते थे? कलचुरी प्रशासक में जो रायपुर शाखा के शासक थे वो अपने आप को कौन सी उपाधि देते थे, ये बताना है आपको। महाराजा कुमार, महाराजाधिराज, महासामंत, महामात्य कुमार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराजा कुमार राजा। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन, वल्लभाचार्य? कल हमने इसके बारे में बात किया था, किसमें? पर्यटन टॉपिक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रत्नदेव प्रथम। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनवाई थी? कलचुरी, मराठा, काकतीय, नागवंशी?
कौन सी? पंचकुल संस्था। इसमें होता क्या था? 5 से 10 मेंबर होते थे, जिसे हम क्या बोलते थे? महत्तर बोलते थे। क्या? महत्तर बोलते थे। ये डिसीजन लिया करते थे। तो स्थानीय किसके लिए? स्थानीय प्रशासन के लिए। कौन था? तो कलचुरी काल में ऐसा बना था। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्रीलक्ष्मी। कुल लक्ष्मी कौन से कलचुरी वंश की कौन थी बताना है आपको। तो बी, गजलक्ष्मी। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? इस राज्य में कौन सी जगह पर एक किला है जिसे गज किला कहा जाता है? इसके बारे में भी हमने पर्यटन टॉपिक में देखा था। जसपुर, सरगुजा, बस्तर, रतनपुर। राइट आंसर आपको पता ही होगा, डी, रतनपुर। उसके बाद सूची 1 प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सूची 2 मुख्य घटनाएं से सुमेलित कीजिए। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा लाया क्यों गया है? क्योंकि आपकी जो चीज़ें आपने अभी पढ़ा है वो सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी इससे। आपको कलिंग राज आपको बताना है, इससे कौन सी चीज़ सुमेलित होगी। जाजलदेव प्रथम के बारे में यहाँ पे होगा कल्याण साय और रघुनाथ सिंह, आपको मैच करना है। कलिंग राज आप कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, तुमाड़ को राजधानी बनाया। जाजलदेव प्रथम बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण साय मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में 8 साल तक बंदी थे। कितने साल तक? 8 साल तक। रघुनाथ सिंह मराठा सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। कब? 1741 में। मैच करिए। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 सी राइट आंसर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। कलचुरी शासक, उपलब्धियाँ। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। अब इसको सुमेलित करिए। इसके बारे में हमने बात कर चुका है, सबके बारे में बात हो गई है लगभग। पहली बात देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम अभी हमने पढ़ा है, क्या किया था? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। पहले का 3 देखिए, सभी में 3 है। उसके बाद आते हैं जाजलदेव प्रथम, इसने क्या किया था? छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर की पराजय, है ना, इन्होंने क्या किया था? सोमेश्वर देव को हराया था। तो दूसरे का 2 देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैच करिए। जाजलदेव द्वितीय ने क्या किया था? त्रिपुरी के राजा जय सिंह की पराजय, मतलब जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह को हराया था। और पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। इनके जो सेनापति थे जगपाल देव, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का मरम्मत कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन, 25 प्लस लगभग 27 से 28 क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन हमने देखे हैं। कलचुरी काल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ पे जाइए, जुड़ जाइए और टेलीग्राम में क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।